वेलकम टू बरेली एजुकेशन न्यूज़। सर, आपकी कोचिंग का क्या नाम है? मेरी कोचिंग का नाम श्रेष्ठ आईएएस क्लासेस है। यह रामपुर गार्डन बरेली में संचालित है। अक्टूबर 2012 से यह कोचिंग चल रही है। सर, आप अपना कुछ परिचय दीजिए हमें। मेरा नाम डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी है। मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से की, उसके बाद हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से की। मैं अपीयरिंग नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया। उसके बाद मैंने अपनी पीएचडी जामिया मिलिया इस्लामिया से की। मैं एसआरएफ भी वहाँ पे रहा। उसके बाद पोस्ट डॉक मैंने जेएनयू से अप्लाई किया। फिर मैं प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में आईएएस की तैयारी कराने लगा और पिछले 15 वर्षों से मैं आईएएस पीसीएस के लिए बच्चों को तैयारी कराता हूं, उन्हें पढ़ाता हूं। अक्टूबर 2012 में बरेली शिफ्ट हो गया और बरेली में इस कोचिंग की शुरुआत की। तब से अक्टूबर 2012 से बरेली में श्रेष्ठ आईएएस कोचिंग को संचालित कर रहा हूं। सर, आईएएस की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। लेकिन ये जो परीक्षा होती है वो आईएएस के नाम पर नहीं होती है। ये जो परीक्षा होती है वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के नाम पर होती है, सिविल सेवा परीक्षा। संघ लोक सेवा आयोग इस परीक्षा को आयोजित करता है। प्रतिवर्ष ये परीक्षा होती है। 3 चरणों में ये परीक्षा होती है। प्री मेंस इंटरव्यू, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार, और तीनों चरणों के पूर्ण होने के बाद एक फाइनल रिजल्ट आता है, जिसमें जो बच्चे चयनित होते हैं उनको अलग अलग सेवाएं दी जाती हैं। लगभग 24 सेवाओं के लिए यहाँ से विद्यार्थियों का चयन होता है, जिनमें से एक सेवा है भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और उसे हम शॉर्ट में आईएएस कहते हैं। सर, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है? एज के लिए जो अभी हमारी एलिजिबिलिटी चल रही है वो 21 वर्ष से लेकर 32 वर्ष, 21 साल से लेकर 32 साल के बीच अनारक्षित कैटेगरी के विद्यार्थी ये परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं, और उनको 6 अटेम्प्ट मिलते हैं। इस एज के दौरान वो 6 बार ये परीक्षा दे सकते हैं। ओबीसी एससी कैटेगरी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। ओबीसी को 9 अटेम्प्ट मिलते हैं, एससी एसटी को सारे अटेम्प्ट मिलते हैं। और दूसरी एलिजिबिलिटी ये है कि ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए, चाहे जिस भी स्ट्रीम में आपने किया हो, ग्रेजुएशन पास हैं तो आप ये परीक्षा दे सकते हैं। सर, ये कैरियर इतना दिलचस्प क्यों है? इसलिए दिलचस्प है क्योंकि भारत में जो नौकरियों का सिस्टम है या जो सर्विसेज हैं उनमें ये सबसे प्रतिष्ठित सेवा मानी जाती है। क्योंकि जो आईएएस होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का अधिकारी, वही भारत के हर विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता है। देश में भी जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो देश के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, वो भी इसी सेवा से आते हैं। फिर चाहे रक्षा सचिव हो, चाहे विदेश सचिव हो, चाहे वित्त सचिव हो, वो इसी सेवा से आते हैं। और यहाँ नीचे स्तर पे भी जहाँ से सर्विस की शुरुआत होती है वहाँ आईएएस अधिकारी जिलाधिकारी के रूप में, चाहे वो मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ के रूप में, चाहे वो बीसीबीडीए के रूप में, चाहे नगर आयुक्त के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। फिर वो प्रमोट होकर सचिवालय और शासन के स्तर पर जाते हैं। ठीक इसी परीक्षा से एक सेवा भारतीय पुलिस सेवा है, जिससे चयनित होने वाले लोग सबसे पहले कप्तान बनते हैं, वो पुलिस को जिले में संभालते हैं, फिर ऊपर डीजीपी तक जाते हैं, और जितनी पैरामिलिट्रीज हैं वहां भी वही अधिकारी डीजी बनते हैं। तो इस सेवा के अधिकारी देश के सर्वोच्च स्थानों पर बैठते हैं, इसलिए इसको लेकर लोग बहुत इच्छुक रहते हैं। सर, इस परीक्षा की तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इस परीक्षा की तैयारी का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपने गुणों का विकास करें। ये परीक्षा पढ़ाई से ज्यादा गुणों के विकास की परीक्षा है। यहाँ पर व्यक्ति के गुणों का परीक्षण किया जाता है, किस तरह के गुण और विशेषताएं उसकी हैं। तैयारी तरीका ये होना चाहिए कि 12वीं करने के बाद विद्यार्थी ग्रेजुएशन के दौरान नियमित रूप से समाचार पत्र का अध्ययन करें। समाचार पत्र के अध्ययन के साथ वो एटलस देखें, साथ ही वो एक मंथली मैगजीन जो करंट अफेयर्स की आती हैं उनका अध्ययन करता रहे। और ग्रेजुएशन जिस भी स्ट्रीम में जैसे भी कर रहा हो, चाहे इंजीनियरिंग, मेडिकल, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम, लेकिन वो साथ में कक्षा 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी का अध्ययन करें। एनसीईआरटी बेस होती है इस परीक्षा का। एनसीईआरटी का अध्ययन करना और करंट अफेयर्स तैयार करना उसका मुख्य उद्देश्य ड्यूरिंग ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन पूरा होते ही वो जो प्रमाणिक पाठ्य पुस्तकें हैं उनका अध्ययन करते हुए उस परीक्षा के लिए आवेदन करें। पूरी साल लगती है परीक्षा में, स्टेप बाय स्टेप उसको आगे बढ़ते जाना है। यही सबसे सामान्य और बेहतर तरीका हो सकता है। सर, जैसा कि आपने अभी बताया सर, तो कुछ टिप्स बता दीजिए जिससे बच्चों को और मोटिवेट हो।
सबसे जरूरी है कि जब आप एनसीईआरटी का अध्ययन कर रहे हैं तो गंभीरता पूर्वक उनका अध्ययन करें। एनसीईआरटी में जो चित्र दिए गए होते हैं, जो टेबल्स दी गई होती हैं, जो अभ्यास दिए गए होते हैं, उनको गंभीरता पूर्वक करें। चूंकि आप 12वीं करने के बाद 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो आप ऑलरेडी उन कक्षाओं को पास करके आए हैं, उनको गंभीरता पूर्वक करें। कोई भी शब्द बिना समझे आगे न बढ़ें, उसको चाहे डिक्शनरी में देखना पड़े, चाहे किसी से पूछना पड़े। साथ ही जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो एटलस देखने के लिए मैंने कहा एटलस जरूर देखें, और कोई भी स्थान जो आता है, चाहे वो देश का हो चाहे विदेश का हो, जैसे सीरिया में कुछ घट रहा है, यूक्रेन का विवाद चल रहा है, तो आप उसी समय एटलस में यूक्रेन को देखें। मैप आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी, जैसे बरेली की बात करें, आपका चैनल भी बरेली पर है, विद्यार्थियों से पूछो बरेली का मैप देखा है, तो उन्होंने बरेली का मैप नहीं देखा कि बरेली दिखता कैसा है। भारत कैसा दिखता है सबने देखा है, लेकिन बरेली कैसा दिखता है, यूक्रेन कैसा दिखता है, सीरिया कैसा, तो एटलस जरूर देखें। साथ ही जो प्रमाणित पाठ्य पुस्तकें हैं उनका अध्ययन करें, अपने गुणों और विशेषताओं का विकास करें। चूंकि जो आप हैं वो यूनिक हैं, जैसे किसी भी आदमी का रेटिना मैच नहीं करता, किसी भी आदमी की अंगूठे की छाप मैच नहीं करती, वैसे ही किसी एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति से गुण और विशेषताएं मैच नहीं करती। तो अपने गुण और विशेषताओं का विकास करना चाहिए और अपनी क्षमताओं को विकसित करना चाहिए, और उसके आधार पर यह परीक्षा देनी चाहिए। सर, चयन के बाद परीक्षण का स्थान और चयन शैली क्या होती है? चयन के बाद की बात अलग है, प्रशिक्षण पूछिए आप, परीक्षण नहीं। प्रशिक्षण के लिए जब चयन हो जाता है तो एक लिस्ट आ जाती है, जैसी परसों आई है, तो उसमें जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस होते हैं और बाकी आईआरएस, आईआरटीएस, आईआरपीएस, आईआरएएस, ऐसे 24 सर्विसेज हैं। इन सारे विद्यार्थियों का सबसे पहले फाउंडेशन कोर्स होता है। देश में पहले एक जगह फाउंडेशन होता था, अब 3 जगह हो गया। तो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी, लवासना बोलते हैं, ये आपके देहरादून से ऊपर मसूरी में है। मसूरी में फाउंडेशन कोर्स होता है आईएएस का। फाउंडेशन कोर्स होने के बाद उन्हें फील्ड की ट्रेनिंग पर भेजा जाता है। फील्ड ट्रेनिंग करने के बाद फिर वो लोग सेकेंड फेज के लिए एकेडमी जाते हैं। एकेडमी में सारी ट्रेनिंग होती है, फिर उनको भारत भ्रमण कराया जाता है, पूरे भारत को दिखाया जाता है, संसद भवन जाते हैं। फिर वहां से निकलने के बाद एकेडमी उनको प्रशिक्षण का पूरा प्रमाण पत्र देती है, फिर उनको जिलों में पोस्टिंग दी जाती है। उनके जो काडर बंटते हैं, इसमें आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, 3 सर्विसेज भारत में काडर सर्विस हैं। काडर सर्विस का अर्थ होता है कि चुने तो सारे एक साथ जाएंगे, ट्रेनिंग के बाद उनको अलग अलग काडर अलॉट कर दिया जाएगा। जैसे कुछ लोगों को उत्तर प्रदेश मिलेगा, कुछ को मध्य प्रदेश, कुछ को गुजरात। तो जो काडर आपको मिलेगा उस काडर के किसी जिले में आपकी नियुक्ति की जाएगी और वहां अपना काम करेंगे और आप उसी प्रदेश में आगे अपनी सेवाएं देते रहेंगे। सर, आपकी कोचिंग का उद्देश्य क्या है और आपका कोचिंग का मंत्र क्या है? सर, हमारी कोचिंग का एक ही उद्देश्य है कि वो विद्यार्थी जो अन्य कारणों से, किसी के पास धन का संकट है, किसी के पास अन्य कोई पारिवारिक समस्या है, जो दिल्ली और इलाहाबाद नहीं जा पाते हैं और पढ़ने में बेहतर हैं, आईएएस पीसीएस की परीक्षा देना चाहते हैं, उनकी मदद करता हूं। उनको बरेली में ही दिल्ली से अध्यापकों को बुलाकर, मैं खुद दिल्ली में अपनी कोचिंग चलाता था, आज यहाँ पूरी टीम बुलाता हूं, उनको यहाँ प्रशिक्षित कराता हूं। और एक ही उद्देश्य है कि बरेली का कोई भी विद्यार्थी किसी भी ऐसे कारण से इस परीक्षा से वंचित न हो कि उसके पास पैसा नहीं था, उसके परिवार की स्थिति नहीं थी, उसके घर में लोग नहीं थे जो वो दिल्ली जा पाता। तो दिल्ली जैसी सारी सुविधाएं बरेली में मैं उपलब्ध कराता हूं। सारी तकनीकी सुविधाएं हमारे यहाँ हैं। मैं उनको लाइव सेशन भी कराता हूं। मैं उनके साथ होमवर्क के काम, आंसर राइटिंग के काम, न्यूज़पेपर की प्रैक्टिस, ग्रुप डिस्कशन, प्री मेंस इंटरव्यू तक की तैयारी बरेली कराता हूं और लगातार सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। प्रतिवर्ष विद्यार्थियों का चयन हो रहा है। सर, आपकी कोचिंग इतनी लोकप्रिय है तो आप क्या स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करते हैं जिससे कि आपकी कोचिंग इतनी लोकप्रिय है? यहाँ पर विद्यार्थियों की जो जरूरत है उसके हिसाब से काम किया जाता है। पहले तो हम पूरा पाठ्यक्रम क्लास में कराते हैं, कहीं भी कोई चीज छोड़ते नहीं है। दूसरा, हमारे यहाँ एक फीडबैक बॉक्स, कंप्लेंट बॉक्स, सजेशन बॉक्स लगा हुआ है। किसी विद्यार्थी की किसी भी टीचर से किसी भी तरह की कोई समस्या है, वो कंप्लेंट बॉक्स में बिना नाम लिखे भी अपनी कंप्लेंट डाल सकता है। हर समस्या पर ध्यान दिया जाता है। विद्यार्थी के निजी गुण और क्षमताओं को देखा जाता है। जिस विद्यार्थी को जैसी जरूरत होती है उसके साथ वैसी मदद की जाती है।
कोई विद्यार्थी लिखने में कमजोर है तो उसको लिखवाने पे काम करते हैं, कोई पढ़ने में कमजोर है तो उसकी रीडिंग हैबिट डेवलप कराते हैं, कोई बोलने में कमजोर है तो बार बार बोलने की प्रैक्टिस, डिबेट कराना, आशु भाषण कराना, जिससे उसके बोलने का हेजिटेशन कम हो। तो विद्यार्थियों की जो जरूरत है उसके हिसाब से काम करते हैं, तय समय में पूरा पाठ्यक्रम पूरा करते हैं। सप्ताह के 7 दिन कोचिंग खुलती है, हमारे यहाँ बहुत कम छुट्टियां होती हैं, पूरी साल का क्लास शेड्यूल पहले ही बैच शुरू होने से पहले जारी हो जाता है। सारे टीचर्स प्रोफेशनल हैं, उनको मैं दिल्ली से बुलाता हूं, यहाँ एक गेस्ट हाउस है जिसमें उन्हें रुकाता हूं। टीचर महीनों रुकता है, विद्यार्थियों के साथ मेहनत करता है, फिर दूसरा टीचर आ जाता है। तो सब कुछ व्यवस्थित रखने के कारण लगातार इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है और यहाँ से चयन हो रहे हैं। सर, आपके यहाँ पे दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में हमें बताइए, और पढ़ाई ऑफलाइन या ऑनलाइन होती है उसके बारे में हमें बताइए। हमारे यहाँ सबसे पहले तो पाठ्यक्रम के हिसाब से तैयारी कराई जाती है और पूरा पाठ्यक्रम कराया जाता है। साथ ही विद्यार्थियों की जो क्षमताएं हैं उनको विकसित किया जाता है, लेखन शैली पर विशेष कार्य कराया जाता है, पाठ्यक्रम के किसी भी हिस्से को छोड़ा नहीं जाता है, समग्रता में पाठ्यक्रम कराया जाता है। व्यक्तिगत रूप से गुणों के विकास के लिए अलग अलग तरह की वर्कशॉप और कार्यक्रम आयोजित होते हैं। विद्यार्थियों के साथ अध्यापकों को टीम बनाकर लगाया जाता है, अलग अलग तरह के विद्यार्थियों की टीम बनाई जाती है और उनके साथ हर शिक्षक की ये कोशिश होती है कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाए। कहीं कोई समस्या आती तो एज ए डायरेक्टर मैं उसे देखता हूँ। सर, आपके यहाँ पे शुल्क, छात्रवृत्ति या छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है? हमारे यहाँ एक तो प्रश्न ये कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह की कोचिंग चलती है। छात्रावास हमारी कोचिंग का कोई नहीं है, लेकिन रामपुर गार्डन में जहाँ हमारी कोचिंग है वहाँ बगल में निजी तौर पर संचालित लड़कों के लड़कियों के कई छात्रावास हैं, बच्चे उसमें रहते हैं। हमारे यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा है, लाइब्रेरी बच्चों को यहाँ प्रोवाइड कराई जाती है। तो कुल मिलाकर ऑनलाइन, ऑफलाइन, लाइब्रेरी और छात्रावास दूसरों के हैं, लेकिन हमारी कोचिंग के बिल्कुल पड़ोस में है, तो इसलिए कोई किसी तरह की विद्यार्थियों को दिक्कत यहाँ नहीं होती है। सर, आप अपने आप को हेल्दी और फिट कैसे रखते हैं इतना? शुरू से मैं टाइम का बहुत पंचुअल हूँ, सब कुछ समय के हिसाब से करता हूँ। मैंने 4 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पढ़ाई लिखाई की, वहां से यही सीखा कि समय एक ऐसा संसाधन है जिसका आपको जरूर पालन करना चाहिए। सबको बराबर मिलता है, 24 घंटे ही मिलते हैं, कोई 48 घंटे बना के जीता है, कोई 4 घंटे बना के जीता है। तो समय का सदुपयोग करें, अपने सारे काम अपने हाथ से करें, लगातार ईमानदारी से परिश्रम करें, दिखाने के लिए कोई काम न करें। अगर जो आप ऐसा करेंगे, लगातार मैं ब्लड डोनेट करता हूं, हर 3 महीने पे ब्लड डोनेशन अपने विद्यार्थियों को कहता हूं। अपना काम ईमानदारी से करें, सारा काम खुद करें और समाज के लिए कुछ अच्छा सोचें, तो आप हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। पॉजिटिव रहते हैं तो आप स्वस्थ रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं तो आप मेंटली फिट रहते हैं। सर, आप अपने आप को स्ट्रेस से कैसे दूर करते हैं? अच्छी किताबें पढ़ के। पढ़ना मेरी एक बहुत बड़ी हॉबी है, मैं लगातार कुछ अच्छा पढ़ता हूँ, जगह जगह पर देश और दुनिया में घूमने जाता हूँ। पढ़ने के दौरान जिन अच्छे स्थानों के बारे में जानकारी मिलती है, चाहे वो यूरोप में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, उन्हें देखने जाता हूँ। भारत के हर हिस्से को देखने जाता हूँ और हर महीने 2-4 अच्छी किताबें खोज के नई किताबें पढ़ता हूँ और उनसे हमेशा ताकत मिलती है। सर, स्टूडेंट अपने आप को फोकस कैसे करें? हमेशा टाइम टेबल उन्हें बनाना चाहिए और समय सारणी बना के उसका नियमित रूप से पालन करना चाहिए, और जब भी उसका उल्लंघन हो तो अपने आप को कोई दंड देना चाहिए। तो टाइम टेबल बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। बिना टाइम टेबल के विद्यार्थियों को काम नहीं करना चाहिए और जो टाइम टेबल हो उसका कठोरता से पालन करना चाहिए। अगर जो ऐसा विद्यार्थी करेंगे तो वो समय का सदुपयोग कर पाएंगे और तय समय में अपना पाठ्यक्रम पूरा करके परीक्षा देके चयनित हो जाएंगे। सर, नए छात्रों और अभिभावकों के लिए कोई संदेश आप देना चाह रहे हो? मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि आप सबसे पहले तो सपने देखें। मैं सोचता हूं सोचने से कुछ नहीं होता, फिर सोचता हूं सोचे बिना कुछ नहीं होता। तो सबसे पहले तो सोचना है, अच्छी चीजों के लिए सोचना है। कलाम साहब ने कहा था कि छोटे सपने देखना एक सामाजिक अपराध है। तो बड़े सपने देखें, फिर उन सपनों को सिर्फ सपने की तरह न देखते रहें, उनको पूरा करने के लिए प्रयास करें। आदमी सोच तो ले उसका इरादा क्या है, फिर एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए और एक बार निश्चय कर लिया, आदमी चाहे तो तकदीर बदल सकता है, सारी दुनिया की तस्वीर बदल सकता है। आदमी सोच तो ले उसका इरादा क्या है। तो हर आदमी के अंदर असीम संभावनाएं हैं, हर विद्यार्थी संभावनाओं का नाम है। तो अपनी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, अपने गुण और विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए 100% ईमानदारी से प्रयास किया
जाए। माँ बाप को विद्यार्थियों को हमेशा मोटिवेट करना चाहिए और विद्यार्थियों को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि माता पिता ही धरती पर उनके सबसे अच्छे शुभचिंतक हैं, तो माता पिता की बात माननी चाहिए और नियमित सही से प्रयास करने पर निश्चित सफलता मिलती है। और पढ़ाई लिखाई एक ऐसा माध्यम है जिससे धरती पे कुछ भी पाया जा सकता है, यही मेरा संदेश है। सर, आप हमारे चैनल को कोई संदेश देना चाह रहे हो बरेली एजुकेशन न्यूज़ को? बरेली एजुकेशन न्यूज़ ने मुझे मौका दिया, मेरा एक इंटरव्यू किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यही सिर्फ निवेदन होगा कि आप व्यवसायिक न होकर शिक्षा की बढ़ोतरी के लिए बरेली में काम करें, अच्छी चीजों को प्रमोट करें, विद्यार्थियों तक अच्छी चीजें पहुंचाएं। इसके लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं कि व्यवसायिक न होकर समाज सेवा के एक उद्देश्य लेकर यह चैनल काम करे जैसा अभी कर रहा है, तो निश्चित तौर पर बरेली के शिक्षा जगत के लिए यह बहुत बेहतर होगा। चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, बरेली एजुकेशन न्यूज़ को कवर करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम टू बरेली एजुकेशन न्यूज़। सर, आपकी संस्थान का क्या नाम है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर इंस्टीट्यूशन? My coaching name is Syndicate Academy of English Language. सर, ये एड्रेस क्या लगता है, लोकेशन? I am managing my centers at two places, right? One is in Rampur Garden near Ravi Khanna Hospital, and other center is near Green Park, Krishna Nagar Colony near Green Park. सर, आपकी कोचिंग एस्टेब्लिश कब हुई थी, स्थापित कब I हुई थी? have been teaching around 20 years, and I got registration of my coaching 2005, and since then I have been teaching properly. सर, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्लीज। My name is Rajendra Prasad Gangwar. My father's name is Mohanlal, and I belong to the Bhutta area, and I came in Bareilly around 1997 for study over here, and since then I have been living in Bareilly, and I started to teach. Then I started my own center, and since then I have been teaching. Sir, why is English so necessary in present time for At this student? time, after completing your study and whatever you have taken the MBA or BTech or any other degree you have taken, and you are not able to speak English properly, then you cannot get the opportunities, right? And if you can speak the better English, what you have in your heart, what you have in your mind, easily you can express before the others, then you have many opportunities and you can create the good impression of others and you can get the job. That's why English is very useful and very important for all the professionals who are working in a national companies or international companies. Sir, difference between spoken English and academic English? Academic English is just you are going to pass the syllabus and you are getting the good marks for that. It has a limited, right? And the spoken English are different. Okay, since morning up to evening, what you are going to speak, kya bolte? Any person is going to ask you something different and you are going to speak that, right? In that there is no limit in speaking, right? So in speaking English, or if you know about all the basics and all the nitty-gritties of English, then easily you can express and easily you can present yourself better way. आप अच्छे तरीके से present कर सकते हैं. Sir, easiest way to learn is spoken English? Easiest way to learn spoken English that कि first of all every student should decide कि yes, I want to speak English at any cost, right? And start to speak whatever you are going to speak. First you can commit some mistakes, but slowly you can improve your mistakes. आप अपनी गलतियों को दूर कर सकते हैं and then you can speak. But mostly people they keep thinking in the mind, only सोचते रहते हैं I want to speak, but they never speak. कहते हैं do that tongue practice and one day you will be perfect in speaking English. Sir, opportunities for student who are learning spoken English, भविष्य में उनके लिए क्या क्या फायदे हैं सर? If you are good speaker, you have many opportunities in your life, right? If whatever you are going to speak and whatever you are going to say to someone is there, because in any interview there are many segments in which only if you are good speaker you can present yourself and you can capture the opportunity. Just you can go in a call center, there is only no need any kind of degree, only if you can speak better over there you can get the good opportunities and you can get the handsome salary. Sir, what is the course duration?
It depends on the speaking. There is no course there. Mostly people they are saying कि 3 months, 2 months I'll make you perfect, but that's not right. Is there? Yes, 2-3 महीने में कोई किसी को perfect नहीं कर सकता है. And if you want to speak the good English, या any student want to speak the good English, so that person should give around the 4 and 5 or 6 months, because company affects. If you are living in the spoken companies, then you can speak English better is there, because otherwise it is not easy कि only you are saying कि 3 months, 2 months you can speak the better English. Sir, batch timing, have you authored any Since book? morning up to evening I keep teaching both centers, this centers and in Rampur Garden, both places. Sir, have you authored any books? Yes, I have written some books there. First book, the spoken English, right? I have written this book, Spoken English, the quicker, and this book has given the 10 segments of speaking English. And if you can read this book, then you can improve your vocabs, you can improve your basics, and improve many things are there. There is given the correct things, and also interview tips are given. And second book, I have written the quicker English grammar book. This book is running in the intermediate syllabus, right, in UP board, and many schools it is also very helpful. I have given the different kind of techniques to understand the students very easily about this book. One book I have composed about tension-free tonic. This book is there, tension-free tonic, because nowadays mostly students they are taking more and more tension, and students should not take a tension, but just work on their personality and on their speaking skills. And when I have written the proverbs I have written is just you can create the anything in a few words. जैसे कहते हैं ना गागर में सागर, right? Brevity is the soul of expertise, right? A conversation book है for students, small students only who are doing study in the 5th standard, 6th standard, these students. And I have composed some poems also, that is the Feroz to All, ये भी एक collection of poems is there. I have composed all these poems, self is there, मैंने खुद सारी poems ही लिखी हैं. और ये भी एक है All is to God and Love, जैसे recently I have written one poem is there, कि choice is yours, कि you are victim or victor, choice is yours. You are focused or facile, choice is yours, right? You are in few or in queue, choice is yours. So all these things I have composed there. Yes. Sir, your experience as an English trainer? I have been teaching around 25 years, and 2005 I got registration of my coaching. It means around 18-17 years I have been teaching as a registration based, and since when I was doing study, since that time I have been teaching English, and I am teaching all segments in English speaking. I am teaching, right? Competitive English I am teaching, IELTS I am teaching those students who are going to the foreign countries, and if they want to do study in a spoken English countries, and for that you will have to qualify the IELTS exam. I have also qualified the IELTS exam, self is there, and that's why I am teaching all these things. Sir, हमें IELTS के बारे में कुछ बताइए सर. If you talk about IELTS, there are 4 segments, right? इसमें 4 segments होते हैं: listening segments, speaking segment, writing segments, and understanding segments, right? Comprehensive segment. अब just you are going to give this exam is there, and any person who is coming from the south side or the foreign, and that person is going to conduct your spoken English direct in any 5-star hotel or 3-star hotel, right? And just we are sitting right now, and that person is sitting and recording is going on, and you are speaking, he is asking the questions, if you are giving the answer on that base कि how many mistakes you have committed, and he is giving the इसमें बैंड्स होते हैं, हाईएस्ट बैंड्स होते हैं 9, और कहते हैं कि इसमें हमें बैंड्स लाने होते हैं, एंड वन इज कॉल्ड दैट लिसनिंग पार्ट जो होता है कि इन दैट पार्ट मेनी स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन अ हॉल, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक हॉल में बैठे हुए होते हैं, वन रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन, 2 and 3 people are talking in that, 2-3 लोग बात कर रहे होते हैं, and you have given a paper, आपको एक पेपर दे दिया जाता है, and you can understand the paper, इस पेपर को आप समझें what they are talking, and after that you should give the answer. Suppose they have spoken the 3 address in that कि first I was living in Mumbai, right now I am living in Delhi, but I am planning to move very soon Bangalore, तो आपके नीचे लिखा होगा I am planning to move, right? तो उसमें आपको इस तरीके से भरना है कि what is going to speak. सर, आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं कि ऑफलाइन पढ़ाते हैं? आई एम टीचिंग बोथ बेस्ड, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, दोनों तरीके से पढ़ा रहा हूँ. गूगल मीट पे आई एम आल्सो टीचिंग इज देयर. सम स्टूडेंट्स हु आर लिविंग वेरी फार, बिकॉज लॉट ऑफ माय स्टूडेंट्स दे आर वर्किंग इन अ डिफरेंट प्लेसेस,
and they are living, so physically it is not possible they can come to coaching, and that's why they are taking classes online. And mostly students who are living in local areas and who can come to coaching, and they are coming to coaching. Sir, message to new student and professional who want to learn English but they are afraid and shy, जो शर्म और शर्मिंदगी महसूस करते हैं सर, उनके लिए कोई मैसेज? According to me, any student should not shame about what he doesn't know, because whatever we know, right, it is there. Whatever we don't know, and if you are going to learn, तो इट इज नॉट एनी काइंड ऑफ बैडनेस, इसमें कोई बुराई नहीं है. एनी स्टूडेंट कैन लर्न इफ ही कैन डिसाइड इन हिज माइंड, अगर वो अपने मन में डिसाइड कर ले. राइट नाउ मेनी स्टूडेंट्स एंड दे आर कमिंग and they are around 50 years 60 years age, right, and still they are learning, because learning has no age. Any age you can learn. ना आने में बुराई है, सीखने में कोई बुराई नहीं. And every person should learn, and if you are learning you are making your life better. तो according to me किसी को भी इंग्लिश से डरना नहीं चाहिए. एंड बहुत सारी चीजें आज के समय में इंग्लिश में ऐसी हैं कि वी नो इन इंग्लिश बट वी डोंट नो इन हिंदी. हम हिंदी में उनको नहीं जानते हैं, इंग्लिश में ही जानते हैं. जैसे कि मान लीजिए मोबाइल फोन है, अगर मोबाइल फोन को किसी से आप पूछें कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू नो, बट इंग्लिश में एवरी पर्सन नोज अबाउट दैट. हिंदी में उसको बोलते हैं दूरभाष गतिमान यंत्र, राइट. अब जैसे टीवी होती है, इफ यू आर सेइंग एनी पर्सन कि डू यू वॉच टीवी, ही कैन से वेरी इजीली यस आई वॉच टीवी. एंड इफ यू आर आस्किंग अबाउट दैट कि आर यू वॉचिंग चलचित्र, टीवी को बोलते हैं चलचित्र, तो इसका जवाब देना आई थिंक मेनी स्टूडेंट दे डोंट नो अबाउट दैट, एंड जस्ट वी आर वेरी इजी and familiar with the computer. Anybody asking do you know about computer, everybody is saying yes I know about computer, but if you are asking about that person do you know about sangadak, तो nobody knows. So that is why in technical field English is a niche कहते हैं, सटीक लैंग्वेज है, and every person every student should learn this language, because if you are learning a new language, अगर नई लैंग्वेज आप इंजेक्ट करते हैं अपने ब्लड में, तो ये समझ लिए you are getting a different kind of feeling. Sir, message to our channel. Yes, your channel is very good. Right now you are working and you are presenting and you are taking the interviews of teachers, and teachers are giving the good message to students there, and they are telling what they can teach, what they can speak, and all these things. They are very good. Keep doing all these things. सर, बरेली एजुकेशन न्यूज़ को कवर करने के लिए धन्यवाद. Okay, thank you very much. वेलकम टू बरेली एजुकेशन न्यूज़. सर, आपकी कोचिंग का क्या नाम है? मेरी कोचिंग का नाम रॉयल कॉमर्स क्लासेस है. सर, ये एड्रेस क्या लगता है, लोकेशन क्या है? ये एड्रेस है राजेंद्र नगर स्टील चौराहे के पास, किप सुपर मार्केट के जस्ट नियर. सर, आपकी कोचिंग कौन से ईयर में इस्टेब्लिश हुई थी? मेरी कोचिंग इस्टेब्लिश हुई थी 2010 में. सर, आप अपना कुछ परिचय दीजिए. मेरा नाम मोहित कुमार गौड़ है. मैं इस कोचिंग का डायरेक्टर हूँ, और मैं यहाँ पर पढ़ाता भी हूँ, और अकाउंट, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, साथ में इनकम टैक्स वगैरह ये सारी फैसिलिटी हमारे यहाँ दी जाती है. सर, आपकी कोचिंग यूपी बोर्ड के लिए है या सीबीएसई बोर्ड के लिए? हमारी कोचिंग सीबीएसई और आईएससी के लिए है. सर, ये कॉमर्स के लिए कोचिंग है? जी, सिर्फ कॉमर्स के लिए. अच्छा सर, तो ये कब से चल रही है? ये कोचिंग 2010 से मैंने स्टार्ट की थी. उससे पहले भी मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कोचिंग स्टैब्लिश मैंने 2010 में की थी. सर, जो बच्चे कॉमर्स से कोचिंग करते हैं या स्टडीज़ कर रहे हैं, 12th के बाद में उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या होती हैं? कॉमर्स के बाद अगर आप 12th कॉमर्स से हैं तो आपके पास गवर्नमेंट ऑलमोस्ट सभी लाइनें ओपन हो जाती हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो. बैंकिंग में हालांकि जो अच्छी जॉब्स हैं वो आफ्टर ग्रेजुएशन, जैसे बीकॉम, बीबीए, इसके बाद ही स्टार्ट होती हैं. और इसके बाद कॉमर्स में बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे सीए है, सीएस है, आईसीडब्ल्यूए है, वो भी बच्चे कर सकते हैं. सर, कुछ हमें बताइए, बच्चों के लिए सीए एग्ज़ाम जो 12th के बाद करते हैं उसका क्या प्रोसेस होता है? देखिए, सीए एग्जाम की अगर मैं प्रोसेस की बात करूं तो सीए में सबसे पहले आपको देना होगा एक फंडामेंटल, मतलब प्री एक होता है उसमें, जिसको हम फंडामेंटल बोलते हैं, बेसिक. तो वो क्वालिफाई करने के बाद फिर बच्चे आईपीसीसी वगैरह, फिर ट्रेनिंग होती है इसमें, और फिर वो फाइनल एग्जाम दे सकते हैं. सर, आपके यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं बच्चों के लिए कोचिंग में? हमारे यहाँ बच्चों के लिए फैसिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। और सबसे जरूरी बात जो है, अगर मैं बात करूं कुछ ऐसे बच्चों की जो मतलब शिक्षा में रह जाते हैं पैसों के कारण, तो उन बच्चों के लिए हमारे यहाँ फ्री फैसिलिटीज अवेलेबल है, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ें चाहे ऑफलाइन पढ़ें। सर जो आपका टीचिंग स्टाफ है वो बरेली का है या बाहर का है? हाँ, मेरे यहाँ 2 टीचर्स हैं, वो दोनों ही बरेली के हैं। सर जो बच्चे अभी 12th के एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप उन्हें पास आउट होने वाले हैं सर, तो आप उन्हें कुछ मैसेज देना चाह रहे हो? हाँ जी बिल्कुल, जो बच्चों के अब रिजल्ट आने वाला है, नेक्स्ट मंथ आ जाएगा बच्चों का रिजल्ट, और मेरी अग्रिम शुभकामनाएं हैं। हर साल की बात, इस साल भी बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट लाएंगे और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करेंगे, शहर का नाम रोशन करेंगे। सर आप हमारे चैनल के थ्रू बच्चों को कोई मैसेज देना चाह रहे हो या पेरेंट्स को? हाँ, मैसेज मैं यही देना चाह रहा हूँ कि जो भी रिजल्ट आएगा ना, वो केवल एक मतलब आपका एक फाइनल रिजल्ट नहीं होता है, उसमें बस ये है जो आप उसमें करके आए हैं उसका एक रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन एक फाइनल रिजल्ट आपकी जो इम्पोर्टेंट लाइफ है उसको आप आगे और अच्छा कैसे बनाएं उस पर फोकस करिए, सीखने पर ध्यान दीजिए। सर लास्ट ईयर टॉपर्स या आपको कोई अवार्ड या कोई रिजल्ट मिला हो तो आप हमें उसके बारे में बताइए। हाँ जी, अगर मैं बात करूँ टॉपर्स की, तो हमारे यहाँ बच्चों ने अकाउंट्स में 100 में से 98 मार्क्स, इकोनॉमिक्स में भी 97 मार्क्स और स्कूल तक टॉप किया है। और यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो ग्रेजुएशन में भी बच्चों ने यूनिवर्सिटीज में भी टॉप 5 में आए हैं। सर आप हमारे चैनल को कोई मैसेज देना चाह रहे हो बरेली एजुकेशन न्यूज़ को? बरेली एजुकेशन न्यूज़ को सबसे पहले तो मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है, जिससे कि सभी शिक्षकों का एक रिव्यू सबके पास तक पहुंच पाएगा, इसलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। सर बरेली एजुकेशन न्यूज़ को कवर करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। वेलकम टू बरेली एजुकेशन न्यूज़। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नेहा भारती है। आपका एड्रेस क्या है? नेहा कुशलोक हॉस्पिटल, स्टेडियम रोड, हजियापुर, बरेली। आप अपनी कोचिंग का नाम हमें बताइए। रॉयल कॉमर्स क्लासेस। आप यहाँ पे कब से पढ़ रही हैं? 11th क्लास से पढ़ रही हूँ। आप अपने डायरेक्टर सर के बारे में हमें कुछ बताइए। मेरे डायरेक्टर सर का नाम मोहित गौर सर है और वो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है, और जो कोचिंग में वो सारे लेक्चर्स देते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं और सब हमें समझ में भी आता है, और अगर हमें एक भी बार समझ नहीं आता तो सर उसको क्लियर करके ही रहते हैं। और यहाँ पर लिमिटेड स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ये भी नहीं कि एक क्लास में 70 या फिर 50 स्टूडेंट्स हैं, बहुत कम मतलब लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं, 20 या 25, इससे ज़्यादा हमारे साथ मतलब स्टूडेंट्स नहीं लेते हैं, सिर्फ वो लिमिटेड क्लासेस लगाते हैं, बिल्कुल टाइम टू टाइम बैचेस होते हैं यहाँ पर। और आपको अपनी कोचिंग, दूसरी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनमें और आपकी कोचिंग में क्या फ़र्क नज़र आता है? मैंने जब ये कोचिंग ज्वाइन की थी 11th क्लास में, तो मैंने कोचिंग में मतलब ट्रायल लिया था, वहाँ का ट्रायल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। फिर सर का जो ट्रायल लिया था मैंने, फर्स्ट डे में ही मुझे सर की पढ़ाई बहुत अच्छी लगी। आपको अपनी कोचिंग में कोई अपग्रेडेशन चाहिए? नहीं, हमारी कोचिंग बहुत अच्छी है। कुछ बताइए हमें कि आपका एम क्या है लाइफ में? मुझे बैंक मैनेजर बनना है और अभी मैं बीकॉम सेकेंड ईयर, बीकॉम ऑनर्स सेकेंड ईयर में। किस स्कूल से आप पढ़ रही हैं? जिंगल बेल्स पब्लिक, ठीक है। मैं जिंगल बेल्स पब्लिक स्कूल से 12th किया है, मैं रीजनल कॉलेज में। ठीक है। बरेली एजुकेशन न्यूज़ को कवर करने के लिए धन्यवाद।